मुंबई इंडिया। अगला दिन। इस वक्त सभी लोग हॉल में खड़े थे। शिवम रिदम को गले लगाए आंखें बंद किया खड़ा था। वही धनी उन दोनों को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। वहां पर सब में सिर्फ और सिर्फ मिरांश वहां नहीं था। रिदम शिवम से अलग होकर बोली, आप जा रहे हो तो अपना ध्यान रखना और भाभी को परेशान मत करना, साथ में मेरे लिए परेशान होना भी मत। शिवम कुछ पल रुककर बोला, परेशान होना भी मत, ये बात अलग है बच्चे, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए परेशान होना पड़ता है क्योंकि। तभी पीछे से आवाज आई, क्योंकि आपकी लाइफ में मिरांश रघुवंशी है। ये सुनते शिवम ने एक गहरी सांस ली और उसने मुड़कर मिरांश की तरफ देखा जो कि उनकी तरफ ही आ रहा था। शिवम धीरे से बोला, तुम हम भाई बहन के बीच आए बिना शांति से रह नहीं पाते। उद्धरण चिन्ह। मिरांश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, कमाल कर दिया साले साहब, कितनी बार तो बोला कि आपकी बहन मेरी बीवी है तो बीच में आना तो पड़ेगा ना। मुझे भी तो पता चले कि मेरे साले साहब मेरी बीवी के कान भरते हुए कैसे लगते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही शिवम उसे घूरने लगा था पर वो कुछ बोला नहीं क्योंकि मिरांश को बोलने का कोई फायदा नहीं होता था। अगर उसे किसी को परेशान करना है तो वो वैसे भी करेगा और अगर नहीं करना है तो वो तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं, ये उसकी खूबी थी। थोड़ी देर बाद शिवम और धनी वहां से निकल चुके थे। उन दोनों के जाते ही मिरांश गौतम को देखकर बोला, काम पर लग जाओ, मेलोडी रिकॉर्ड पहुंचो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। उद्धरण चिन्ह। गौतम छत से बोला, ओके भाई, बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गया। उसके जाते ही निधि भी कॉलेज के लिए निकल चुकी थी और अब घर पर सिर्फ और सिर्फ रिदम और मिरांश बचे थे। रिदम मिरांश को देखकर बोली, तुमने गौतम को भेज दिया लेकिन खुद कब जाओगे। मिरांश उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, जब मन करेगा तब जाऊंगा प्रिंसेस, मुझे मेरी वाइफ के साथ थोड़ा टाइम पास करना है। रिदम सार्कास्टिकली बोली, तुम मेरे साथ टाइम पास करते हो सीरियसली। मिरांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, करता तो बहुत कुछ हूं पर अगर तुम्हें टाइम पास नोटिस हो रहा है तो वही सही, वो भी चलेगा। रिदम मुस्कुराते हुए बोली, तुम भी ना ये सब छोड़ो, अब जाओ और मैं भी जा रही हूँ, ठीक है। मिरांश कुछ पल रुककर बोला, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा प्रिंसेस, चलो मेरे साथ। बोलकर उसने रिदम का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहां से निकल गया। रिदम को बबल न्यूज हाउस छोड़ने के बाद वो खुद मेलोडी रिकॉर्ड्स के लिए निकल गया। रिदम सीधे शीतल के केबिन में गई और मुस्कुराते हुए बोली, हेलो शीतल। बोलकर वो सीधे जाकर शीतल के सामने बैठ गई। शीतल हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, तुम आ गई, वेलकम, अपना काम करो, तुम जो करना चाहती हो, बाकी अगर कहीं से भी इंटरव्यू कॉल आता है तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। थोड़े बहुत आए थे बट तुम्हारे लेवल के नहीं थे। रिदम धीरे से बोली, मेरा लेवल भी है। उद्धरण चिन्ह। शीतल मुस्कुराते हुए बोली, द बबल न्यूज हाउस की सबसे बेस्ट रिपोर्टर हो तुम, सीनियर रिपोर्टर हो, बहुत कम उम्र में बहुत जल्दी अचीव किया है तुमने। आई नो, पर मेहनत है तुम्हारी, इसीलिए मैं तुम्हारा रेट कम नहीं होने दूंगी। इन शॉर्ट तुम्हारी वैल्यू कोई भी ऐसे से तुम्हारा इंटरव्यू नहीं होगा, इसलिए मैंने मना कर दिया। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन रिदम बस मुस्कुरा दी और वो तुरंत अपने केबिन की तरफ चली गई। वहीं दूसरी तरफ मेलोडी रिकॉर्ड्स में मिरांश जैसे अपने केबिन में पहुंचा, गौतम खड़ा होकर बोला, आपने जो बोला था मैंने वो कर दिया है। सुरेश भाटिया पछताएंगे कि आखिर उसने आपसे पंगा लिया तो लिया क्यों। मिरांश अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, वेरी गुड, गलती उसने की है। अगर अपने प्रमोशन एथिक्स के साथ करता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसने एथिक्स के नाम पर मुझे ब्लॉक करने की कोशिश की। अगर ऐसी हरकतें करेगा तो फिर पछताएगा। गौतम हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अब आप क्या करोगे। मिरांश बिना किसी भाव के बोला, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगला कॉन्सर्ट कब आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। गौतम ने एक बार अपने नोटपैड चेक किया और फिर मिरांश को देखकर बोला, 1 हफ्ते बाद। मिरांश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, तो ठीक है, कॉन्सर्ट के साथ साथ धमाका भी करेंगे। ये सुनते ही गौतम मुस्कुरा दिया। वो कुछ बोलता कि तभी उसका फोन बजा। गौतम बिना कुछ बोले अपने फोन की तरफ देख रहा था। तभी मिरांश उससे बोला, फोन पिक करके स्पीकर पर डालो। ये सुनते गौतम ने जल्दी से फोन पिक करके स्पीकर पर डाल दिया। उसके ऐसा करते दूसरी तरफ से सुरेश चिल्ला कर बोला, गौतम तुम्हारा वो बॉस मिरांश रघुवंशी अपने आप को जो समझता है ना, बहुत बड़ा पछताएगा, मैंने बनाया है उसे, मुंह के बाल गिरेगा वो। ये सुनते ही गौतम की नज़र मिरांश की तरफ चली गई थी जो कि बिना किसी भाव की फोन की तरफ देख रहा था। गौतम कुछ पल रुक कर बोला, अगर मिरांश रघुवंशी तुम्हारी वजह से बना है तो क्लासिक म्यूजिक भी तो उनकी वजह से बना है ना मिस्टर सुरेश भाटिया। सुरेश सार्कास्टिकली बोला, मान गए गौतम, काम तुम मेरे लिए करते थे लेकिन आज मिरांश के मैनेजर बनकर मुझे टोंट करने की कोशिश कर रहे हो। भूल गया वो दिन जब तुम्हारा मिरांश रघुवंशी स्ट्रगल पीरियड में था, मेरे सामने भीख मांगता था वो कि उसे काम मिल जाए। गौतम कुछ पल रुक कर बोला,
श्री सुरेश भाटिया, अगर भूल चुके हो तो याद दिलाओ कि जिस भीख की तुम बात कर रहे हो भीख नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ काम के बदले काम वाली बात की। अगर तुम चाहो तो याद दिलाओ। सुरेश गुस्से में बोला, और जस्ट शट अप। क्या लगता है कि ये चीटिंग वाली हरकतें करके मिरांश रघुवंशी आगे निकल जाएगा? अपने सो कॉल्ड बनाए हुए लेवल मेलोडी रिकॉर्ड को आगे लेकर जाना चाहते हैं, वो बंद हो जाएगा। तुम्हारे जैसे बहुत देखे मैंने, आते हैं और जाकर खत्म भी हो जाते हैं, इन्हीं कोई जानता तक नहीं। गौतम कुछ बोलना कि तभी मिरांश तेज आवाज में बोला, कमाल करते हो सुरेश भाटिया साहब, मुझे बोला तो मंजूर है, पर अगर मेरे मेलोडी रिकॉर्ड्स को बोलोगे तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। अभी एक हरकत से सबक नहीं सीखी, मुझे और भी कुछ करने की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। सुरेश धीरे से बोल, मिरांश रघुवंशी तुम भी हो? उद्धरण चिन्ह। मिरांश सार्कास्टिकली बोला, क्या लगा मेरे असिस्टेंट को बार बार कॉल करोगे? मेरे मैनेजर को कॉल करो, अगर मुझे पता नहीं चलेगा। जो भी बोलो। सबसे पहले गलती तुमने की सुरेश भाटिया, मेरे प्रमोशंस को रुकवाने के लिए, मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर जगह से ब्लॉक करवाने के लिए तुमने पैसे दिए, पब्लिक रिलेशंस पीआर खराब करने की कोशिश की, तो मुझे भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। मैं भी एक सिंपल सी चीज की जैसे कुछ ऐसा। उद्धरण चिन्ह। सुरेश धीरे से बोला, बहुत पछताओगे तुम मिरांश रघुवंशी, जितना उड़ना है उड़ो, लेकिन जमीन नहीं भूलनी चाहिए। मिरांश बिना किसी भाव के बोला, जमीन की बात करते लेकिन असली जमीन तो आप खुद बोल रहे हो सुरेश भाटिया। तुम बोलते हो कि मैं तुमसे भीख मांगी, पर अगर बातें खोलने बैठोगे तो यहाँ की बहुत सारी बातें खुलेगी। म्यूजिक डायरेक्टर हो ना, न्यूकमर कैसे आते हैं मुझे अच्छे से पता है, मैंने खुद देखा है सुरेश भाटिया, तो फिर मेरा मुंह मत खुलवाना, बर्बाद हो जाओगे। बोलकर उसने एक बार गौतम को इशारा किया। अगले ही पल गौतम ने कॉल कट कर दिया। गौतम मिरांश को देखते हुए बोला, मीर भाई आप ठीक हो ना? मिरांश बिना किसी भाव के बोला, एग्जैक्टली मैं ठीक हूँ गौतम, इन सारी चीज़ों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और उनसे मेरा कुछ नहीं होने वाला। बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन सबके बोलने से अगर मुझे फर्क पड़ने लगा तो मैं मर जाऊंगा। तुम समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ? उद्धरण चिन्ह। गौतम धीरे से बोला, मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन ये सुरेश भाटिया, अगर उसने कुछ करने की कोशिश की तो आई स्वेयर भाई मैं खुद इसके साथ कुछ कर बैठूंगा। मिरांश कुछ पल रुक कर बोला, फिलहाल कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स। उद्धरण चिन्ह। गौतम मन में बोला, मुझे पता है कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, लेकिन यहाँ पर आपने कैसे सर्वाइव किया? जब वो याद आता है तो मन करता है कि सुरेश भाटिया का मदद कर दूं। उद्धरण चिन्ह। वहीं दूसरी तरफ उदयपुर में रघुवंशी पैलेस। अनामिका इस वक्त पूरा पैलेस घूम रही थी। इतने दिनों में वो पूरा पैलेस नहीं घूम पाई थी और आज वो वैशाली के साथ घूमने में लगी हुई थी। घूमते घूमते वो एक कमरे के पास पहुंची और उस कमरे को गौर से देखने लगी। उस कमरे का दरवाजा इस पूरे पैलेस का सबसे रॉयल दरवाजा लग रहा था, लेकिन उस पर लॉक लगा हुआ था। वैशाली कुछ पल रुक कर बोली, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो, ये सुशांत भैया और मीनल भाभी का रूम है। अनामिका हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, साहित्य के मॉम डैड, आई मीन मिरांश के भी मॉम डैड। वैशाली कुछ पल रुक कर बोली, हाँ उन दोनों के मॉम डैड, और मिरांश की मासी मीनल उसकी माँ नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अनामिका धीरे से बोली, वो तो फिर उसकी माँ कौन है? उद्धरण चिन्ह। वैशाली ने एक नज़र अपनी चारों तरफ घुमाई और फिर वो अनामिका को देखकर बोली, मानवी मिरांश की मदर, मीनल की सगी बहन और सुशांत भाई की एक्स गर्लफ्रेंड। उद्धरण चिन्ह। अनामिका हैरानी से बोली, ओ माय गॉड, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उद्धरण चिन्ह। वैशाली हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, आई नो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड और हमेशा से रहा है। बोलकर वैशाली जैसे ही आगे बढ़ी तभी अनामिका उससे बोली, एक मिनट चाची। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही वैशाली एकदम से रुक गई। उसने अनामिका की नज़रों को फॉलो किया और एकदम से उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि अनामिका उसकी गर्दन पर लगी हुई चोट को देख रही थी। वैशाली ने जल्दी से अपने कपड़े सही किए और नर्वसनेस से अनामिका को देखने लगी। अनामिका धीरे से बोली, आपको पता है चाची, मेरी मॉम करीब 20 से एनजीओ चलाती है। ये सुनते ही वैशाली झट से बोली, अनामिका प्लीज। अनामिका फिर से बोली, आपको पता है बहुत से केस देखे मैंने खुद अपनी आंखों से, आई होप कि आप भी संभाल पाओ। बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। वैशाली खुद से ही बोली, कैसे संभाल पाऊं मैं खुद को? अगर कुछ किया तो फिर विक्रांत इवान को जान से मार देगा। मैं मेरे बेटे को नहीं करने दूंगी, उसके लिए अगर मुझे खुद मरना पड़े तो मंजूर है। तुम्हें नहीं पता अनामिका, पर इस खानदान के कई मर्द राक्षस से भी बदतर है। बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। इधर मुंबई में रिदम अपने केबिन में बैठी हुई थी और वो लंच ब्रेक था। वो कुछ सोच रही थी और कुछ सोचते हुए उसने एकदम से अपना फोन उठाया और फिर खुद से बोली, कॉल करूं क्या?
एक बार कॉल करने पर क्या जाता है, इतना तो बनता है, बोलकर उसने जल्दी से मिरांश को कॉल कर दिया। वही मिरांश जो कि इस वक्त लिरिक्स लिखने में लगा हुआ था, उसने बिना देखे कॉल पिक किया और फिर बोला, यस। रिदम धीरे से बोली, अनजानापन झलक रहा है तुम्हारी आवाज में। उद्धरण चिन्ह। मिरांश एकदम से मुस्कुरा कर बोला, और बहुत अपनापन झलक रहा है तुम्हारी बात में। रिदम मुस्कुराते हुए बोली, कह सकते हो, वैसे मुझे तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए मैंने तुम्हें कॉल कर दिया, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना। उद्धरण चिन्ह। मिरांश गहरी सांस लेकर बोला, तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करती प्रिंसेस, बस अपनी कलम का इस्तेमाल कर रहा था और इस्तेमाल करते हुए सोच रहा था कि ऐसा क्या लिखूं जो दिल में उतर जाए। उद्धरण चिन्ह। रिदम बेफिक्रे अंदाज में बोली, तुम कुछ भी लिखोगे वो सीधा दिल में उतरेगी, लिख कर देखो। मिरांश कुछ पल रुक कर बोला, तू धुन कोई मैं राज सा, तू इश्क कोई मैं जात सा। रिदम मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर मिरांश रघुवंशी, आपको पता है कभी भी ना अपने लिरिक्स किसी को बताने नहीं चाहिए, अगर बिक गई तो और मैंने किसी और को बता दी तो। मिरांश कुछ पल रुक कर बोला, तुम पर तो खुद से भी ज्यादा यकीन है प्रिंसेस, हाँ बस कभी कभी तुम हरकतें करती हो वो बात अलग है। रिदम आई रोल करते हुए बोली, सीरियसली पति मैं कोई हरकत नहीं करती हूँ, और अगर तुम भांग वाली बात करें तो मैं नशे में थी। और मिरांश बीच में बोला, तुम मुझे पति बोल रही हो, आई लाइक इट प्रिंसेस, तुम्हारी मुझे हर बार सुनना है इवन ऑन। उद्धरण चिन्ह। रिदम बीच में बोली, बस बात पूरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी बात समझ चुकी हूँ, और अगर तुम ऐसे बेशर्मों जैसे बातें करोगे ना तो मुझे अजीब सा लगेगा, मैं अभी भी ऑफिस में हूँ। मिरांश लिखते हुए बोला, ऑफिस में तो मैं भी हूँ प्रिंसेस, कॉल तुमने किया तो फिर खतरे में तुमने खुद को डाला तो कुछ तो झेलना पड़ेगा। रिदम धीरे से बोली, मतलब झेलना भी मुझे यही पड़ेगा पति कि तुम ऐसे डबल मीनिंग बातें करोगे और फिर मेरा पूरा चेहरा लाल होगा, और अगर किसी ने मुझे देखा तो मैं क्या बोलूंगी कि मुझे इन्फेक्शन हो गया, एलर्जी हो गई। मिरांश सार्कास्टिकली बोला, लोगों को बहुत इंटरेस्ट है ये जानने में कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारे ऑफिस में लोगों के पास काम धंधा नहीं या फिर मुझे शीतल से बात करनी पड़ेगी। रिदम झट से बोली, कोई जरूरत नहीं किसी से बात करने की पति, सब कुछ ठीक है, ओके बस शांत रहो। उद्धरण चिन्ह। मिरांश कुछ पल रुक कर बोला, प्रिंसेस आज रात को तुमसे कुछ खास बातें करनी है मुझे। रिदम मुस्कुराते हुए बोली, ओके पति जैसे तुम्हारी मर्जी, बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और फिर मुस्कुराते हुए अपने फोन की तरफ देखने लगी। वही मिरांश धीरे से बोल, यू आर फॉलोइंग फॉर मी प्रिंसेस, वो हो रहा है जो मैं चाहता था। बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। शाम को रिदम जब ऑफिस से बाहर निकली तब बाहर बारिश हो रही थी। वो जल्दी से पार्किंग में गई और वो अपनी गाड़ी के पास जैसे ही पहुंची उसके फोन पर अचानक एक नोटिफिकेशन आया। रिदम खुद से बोली, लोगों को शांति नहीं है क्या, हमेशा मुझे परेशान करते रहते हैं। बोलकर वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। उसने अपना फोन चेक किया तो अननोन नंबर से उसे कुछ मैसेज और फुटेज आई थी, कोई वीडियो थी। रिदम ने जैसे ही वो वीडियो प्ले की उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मुंबई, इंडिया, रात का वक्त। गौतम के साथ एक मीटिंग करने के बाद मिरांश तुरंत घर के लिए निकल चुका था। घर के निकलने के बाद उसने कई बार अपना फोन चेक किया था, पर रिदम की तरफ से उसे न कोई मैसेज न कोई कॉल, कुछ भी नहीं था। जिस तरीके से आज उनकी बात हुई थी, मिरांश को ये चीज अजीब जरूर लगी थी, पर उसने इसे एक वक्त इग्नोर कर दिया था। थोड़ी देर बाद मिरांश ने बिल्डिंग की पार्किंग में अपनी गाड़ी रोकी और वो सीधे ऊपर गया। उसने जैसे अपार्टमेंट की डोर बेल बजाई, कुछ पल में निधि ने दरवाजा खोला और मिरांश को देखते हुए बोली, मीर भाई कुछ तो गड़बड़ है। मिरांश अंदर आते हुए बोला, व्हाट डू यू मीन बाय कुछ तो गड़बड़ है? प्रिंसेस कहाँ है? निधि उसे देखकर बोली, वही तो बोल रही हूँ भाई, गड़बड़ आपकी प्रिंसेस के साथ है। वो अपने न्यूज़ हाउस गई थी, वहां से आने के बाद से ही वो बेडरूम में बाहर नहीं आई। मैंने उन्हें कई बार बुलाया पर वो सुनने को रेडी नहीं है। मिरांश ने कुछ पल निधि को देखा और फिर वो तुरंत सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो बेडरूम के अंदर गया। अंदर जाकर उसके कदम रुके क्योंकि इस वक्त बेडरूम की सारी लाइट्स ऑफ थी। मिरांश आवाज लगाते हुए बोला, प्रिंसेस कहाँ हो तुम? उसके इतना कहते ही उसे एक तरफ से आवाज आई। मिरांश ने जल्दी से लाइट ऑन की और फिर वो चारों तरफ देखने लगा। इस वक्त पूरा कमरा बिखरा हुआ था, सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था। ये देखकर उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। मिरांश की ओसीडी के चलते ऐसा बिखरा हुआ कमरा देखकर उसका दिमाग खराब होने लगा था। थोड़ी देर बाद मिरांश ने अपनी आंखें खोली और फिर तेज आवाज में बोला, व्हाट द हेल आर यू प्रिंसेस?
बोलते हुए उसकी नजरें बैग के कोने की तरफ गईं और वो धीमे कदमों से उस तरफ बढ़ गया। कुछ पल में मिरांश बेड के दूसरे कोने पर था, जहां पर नाइट स्टैंड के पास रिदम कोने में चुपचाप बैठी हुई और सामने देख रही थी। उसके सामने एक फोटो फ्रेम गिरा हुआ था और उसी के टूटने की आवाज आई थी। मिरांश बिना एक पल गवाए रिदम के सामने पंजों के बल बैठ गया और उसे देखकर बोला, हे प्रिंसेस, व्हाट हैपन? उसके सवाल का रिदम ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया था। वो बस शून्य नजरों से सामने देख रही थी। तभी मिरांश ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखकर बोला, आई एम आस्किंग यू समथिंग प्रिंसेस। जवाब चाहिए मुझे। क्या हालत बना कर रखी है तुमने यहाँ? रिदम धीरे से बोली, वही हालत जो तुमने हमारे रिश्ते की बना दी। राइट। मिरांश कुछ पल रुककर बोला, व्हाट डू यू मीन? रिदम सार्कास्टिकली बोली, कितने इनोसेंटली के सवाल कर रहे हो ना तुम ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुमने कभी कुछ नहीं किया। एक बात बताओ ना मीर, तुमने सच में कभी कुछ भी नहीं किया? किसी के साथ भी कुछ भी नहीं किया? किसी के साथ में? एक्चुअली मेरे साथ। टेल मी। मिरांश ने एक गहरी सांस ली और फिर एकदम से खड़ा होकर बोला, अगर तुम्हारी बकवास हो चुकी हो तो तुम खड़ी हो सकती हो प्रिंसेस। और जो तुमने हालत की है ना इस कमरे की, ठीक करो क्योंकि मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। बोलकर वो जाने के लिए आगे बढ़ गया। मिरांश ने 2 कदम ही बढ़ाए थे कि तभी रिदम एकदम से चिल्लाकर बोली, अब तुम भागने की कोशिश कर रहे हो मिस्टर मिरांश रघुवंशी। तुम अपनी की गई सो कॉल्ड बकवास हरकत से भागने की कोशिश कर रहे हो। रिदम की बात सुनते ही मिरांश के कदम एकदम से रुक गए और उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं आए थे। रिदम खड़ी होकर बोली, मुझे लग रहा था कि हमारे बीच सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ परफेक्ट हो रहा है, लेकिन मैं भूल गई कि तुम तो कभी कुछ परफेक्ट होने नहीं दोगे। परफेक्ट पिक्चर वाली कहानी हमारे बीच कभी नहीं आ सकती, राइट? और तुमने प्रूव कर दिया, क्योंकि यहाँ पर तो नींव ही गलत थी। मिरांश उसकी तरफ मुड़कर बोला, प्रिंसेस, गोल गोल बातें घुमाना उनका काम होता है जो झूठ बोल रहे होते हैं। ना तो तुम झूठ बोल रही हो, न तुम्हारे झूठ बोलने के कोई इरादे हैं। तो सीधे तरीके से सीधे ट्रैक पर आओ, जहां पर सीधी बात निकले। गॉट इट? रिदम उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, सीधी बात सुननी है तो सुनो। ना मुझे भी सीधी बात सुनानी है तुम्हें, एक्चुअली सुनानी नहीं, दिखानी है। आखिर तुम्हें भी तो पता चले कि तुम्हारे करने में सिर्फ तुम तक नहीं रहे हैं, किसी और को भी पता चल चुका है। बोलते हुए उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई। तभी बालकनी के कोने में उसे अपना फ़ोन पड़ा हुआ दिख गया। रिदम अंदर जल्दी से जाकर अपना फ़ोन उठाया और फिर मिरांश की तरफ बढ़ते हुए बोली, और अब मुझे जवाब चाहिए, वो भी सीधा जवाब, क्योंकि झूठ बोलने का काम तो तुम्हारा है। बोलकर उसने अपना फ़ोन मिरांश के हाथ में रख दिया। मिरांश ने कुछ पल रिदम के चेहरे की तरफ देखा और फिर उसने उसका फ़ोन चेक किया। एक अननोन नंबर से रिदम को एक वीडियो आई थी, उसके साथ साथ 2 मैसेज थे। मिरांश ने वो वीडियो चेक की और उस वीडियो को देखते ही उसकी आंखें एकदम से सर्द हो गईं। वो वीडियो उस पार्टी नाइट की थी जब मिरांश ने खुद रिदम की ड्रिंक स्पाइक करके उसके साथ नाइट स्टैंड किया था, उसका ध्यान भटकाने के लिए और उसे साहित्य से दूर करने के लिए। मिरांश ने बिना कुछ बोले रिदम का फ़ोन बेड पर फेंका और उसे देखकर बोला, सो व्हाट? ये सुनते ही रिदम की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मिरांश ये बात बोलेगा। उसे ये लग रहा था कि मिरांश को शायद गिल्टी फील हो कि उसने जो किया वो गलत था और वो करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसका ये रिएक्शन रिदम के लिए हद से ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। रिदम हैरानी से बोली, सीरियसली मीर, तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। तुम्हें आइडिया भी नहीं है तुमने क्या किया है। अगर ये बात किसी और को पता चली तो? और एक बात बताओ, जिसने मुझे ये वीडियो भेजा उसका क्या? तो उसे भी पता चल चुका है ना? और तुम्हारा ये सो व्हाट, सीरियसली तुम्हें कहीं से भी नहीं लग रहा कि तुमने कोई गलती की है? मिरांश बेफिक्रे अंदाज में बोला, नॉट इट ऑल प्रिंसेस, कोई गलती नहीं की है। लिसन, आई वॉन्ट यू एंड आई गेट यू। तो कुछ गलत नहीं है। और अगर तुम ये सोच रही हो कि मुझे इस बात का कोई गिल्ट है, तो नहीं है। मेरी आंखों में देखो, पता चल जाएगा, आई एम नॉट गिल्टी। उसकी बात सुन रिदम बिना कुछ बोले उसकी आंखों में देखने लगी। सच बोल रहा था मिरांश। उसकी आंखों में गिल्ट का एक कतरा भी नहीं था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उसने सही किया या गलत, उसे बस इस बात से मतलब था कि उसे रिदम मिल चुकी थी।
रिदम धीरे से बोली, मीर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? दिस इज नॉट यू, तुम झूठ बोल रहे हो ना। बोलो ना कि इस वीडियो में जो था वो झूठा है। यू कांट डू दिस राइट। ये सुनते ही मिरांश ने एक बार अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और अगले ही पल उसने रिदम को कंधों से पकड़ते हुए अपने करीब खींच लिया। रिदम एकदम से उसके सीने से टकरा गई और वो हैरानी से देखने लगी। मिरांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, वॉट डू यू वॉन्ट टू लिसन प्रिंसेस? मैंने किया या नहीं किया? सॉरी, किया मैंने। तुम्हारी फोटो जब से देखी थी ना, तब से मेरे सर पर सुरूर बनकर चढ़ चुकी थी तुम। तो किया, मैंने तुम्हें पाने के लिए किया। साहित्य से तुम्हारी शादी अनाउंस हो चुकी थी, तुम जब आई थी तो अपॉर्च्युनिटी थी। कर दिया मैंने। सो वॉट? बोलकर उसने झटके से रिदम को छोड़ दिया, जिस वजह से वो 2 कदम लड़खड़ा गई, पर उसने खुद को संभाल लिया। रिदम धीरे से बोली, नहीं, ये तुम नहीं हो सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। तुम मुझे अब तक धोखा दे रहे थे मिरांश। मैं क्या सोच रही थी हमारे बारे में? तुमने सब कुछ एक झटके में खत्म कर दिया। मिरांश बीच में चिल्लाकर बोला, क्या खत्म हो गया? हाँ, खत्म क्या हुआ? मुझे जानना है। जो बीत चुका, तुम उस बात को अपने दिल पर लेकर बैठ क्यों रही हो प्रिंसेस? क्या मतलब है ये सब करने का, जो हमारे बीच उस वक्त वैसे भी होना था? रिदम गुस्से में बोली, होना था मिरांश, लेकिन उस वक्त नहीं होना चाहिए था। तुमने अपने भाई के साथ मेरी शादी तोड़ने के लिए मेरे साथ, तुमने मेरा फायदा उठाया। रिदम के आखिरी 3 शब्द सुनते ही मिरांश की आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी। उसने एकदम से रिदम को देखा और मिरांश को इस कदर अपनी तरफ देखता पाकर रिदम ने अपने कदम पीछे ले लिए। वो कुछ बोल पाती कि तभी मिरांश ने उसके बालों को मुट्ठी में भरते हुए उसे अपने पास खींचा और उसकी आंखों में देखकर बोला, फायदा उठाया मैंने तुम्हारा? दोबारा बोलो, फायदा उठाया है। रिदम धीरे से बोली, हाँ, तुमने मेरा फायदा उठाया। सुन लिया तुमने, मेरा यूज किया। यहाँ पर कोई रीजन काम नहीं करेगा। गलत तुम हो और रहोगे। ये सुनते ही मिरांश ने एकदम से रिदम के बालों को छोड़ते हुए उसे धक्का दिया। रिदम सीधे जाकर बेड पर गिर गई और वो हैरानी से मिरांश को देखने लगी। रिदम धीरे से बोली, क्या करोगे? जो उस वक्त किया वो फिर से करोगे? फिर से फायदा उठाओगे? बोलते हुए उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। वो उठकर बैठी और मिरांश को देखने लगी। वहीं उसकी बात सुन मिरांश एकदम से फ्रीज हो चुका था। रिदम खड़ी होकर बोली, क्या करोगे? पनिशमेंट दोगे या हाथ उठाओगे मेरे ऊपर? या फिर मुझे लॉक कर दोगे? या मुझे ये रियलाइज करवाना है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया? लेकिन गलत गलत होता है। तुम गलत हो और रहोगे। तुमने गलती की है। मिरांश धीरे से बोला, स्टॉप इट प्रिंसेस सर, जस्ट स्टॉप इट। रिदम चिल्ला कर बोली, मैं क्यों चुप हो जाऊं? वाई आई हैव टू स्टॉप? किया तो तुमने है ना मिरांश। मैं तुम पर विश्वास करने लगी थी। तुमने एक झटके में सब कुछ तोड़ दिया, सब कुछ। बोलते हुए अब वो रोने लगी थी। इतनी देर से अपने आंसुओं को रोक कर बैठी थी, पर अब उसे उसके आंसू कंट्रोल नहीं हो रहे थे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस रात उनके बीच जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ मिरांश की प्लानिंग थी, हर एक चीज। रिदम ने एकदम से आगे बढ़कर मिरांश का कॉलर पकड़ा और रोते हुए बोली, तुम्हें पता है उस रात के बाद मेरी क्या हालत हुई थी? खुद पर सवाल खड़े हुए, खुद के कैरेक्टर पर सवाल खड़े किए, फिर ये पता चला कि वो तुम थे। तुम्हारे भाई से मेरी शादी हो रही है। मेरे मन में खुद के कैरेक्टर को लेकर सवाल खड़े होने लगे थे। तुम नहीं समझ सकते मेरे ऊपर क्या बीती थी। तुम तो कर गए। मेंटल ट्रॉमा तो मेरे लिए बना था ना। मुझे गिल्टी फील करवाया, धोखा लगा। इतना बोलते वो रुक गई और जोर जोर से खांसने लगी। मिरांश ने रिदम का हाथ अपने कॉलर से हटाया और उसकी पीठ को सहलाने लगा। उसने रिदम को बेड पर बैठाया और उसे पानी पिलाया। रिदम ने बिना कुछ बोले पानी पी लिया। थोड़ी देर बाद वो मिरांश को देखकर बोली, पर जब तुमसे शादी हुई ना, मन की सब कुछ तुमने प्लान किया। मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे ये लग रहा था इट्स ओके, शायद किस्मत यही थी। लेकिन तुमने तो मेरी किस्मत को अपनी गेम बनाकर रख दी। खेलने चले गए और तुम तो रुक नहीं रहे हो मिरांश। मिरांश ने रिदम के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, और मैं नहीं रुकूंगा प्रिंसेस। मैं नहीं रुक सकता। अगर मैं रुक जाऊंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा, और मैं नहीं रुकने वाला, समझ गई? रिदम धीरे से बोली, कैसे हो तुम? कैसे मेरे साथ धोखा करने के बाद तुम्हें गिल्ट नहीं हो रहा?
जब भी तुम मुझे छूते हो तुम्हें एक बार भी ये एहसास नहीं होता कि तुमने जो किया वो गलत था। मिरांश बीच में ही तेज आवाज में बोला, कहा ना प्रिंसेस, मुझे कोई गिल्ट नहीं होता। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। बोलते हुए उसने रिदम का चेहरा अपने बेहद करीब खींच लिया, इतना कि इस वक्त उन दोनों की नाक आपस में टच हो रही थी। क्या बोलेगा मिरांश, क्या होगा उन दोनों के बीच, जानने के लिए पढ़ते रहिए।